हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं पीके गौतम स्वागत करता हूं आप सभी का फॉर्मूलेटा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम लोग 7th सेमेस्टर सिविल के स्टूडेंट्स के लिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी जो सब्जेक्ट है उसका पढ़ना हमने स्टार्ट किया था। अगर हम बात करें कंक्रीट टेक्नोलॉजी का, तो जो आपका सिलेबस में मेंशन है उसमें सबसे पहला पॉइंट जो मेंशन था वो मेंशन था किसके बारे में, तो इंग्रेडिएंट्स एंड टेस्ट ऑफ कंक्रीट। उसमें हमने देखा कि सर जो मेरा कंक्रीट बनता है वो किस किस से मिलकर के बनता है, तो कंक्रीट बनता है सीमेंट से मिलकर के, एग्रीगेट से मिलकर के, वाटर से मिलकर के, और उसमें हम लोग अगर एक्स्ट्रा एडमिक्सचर का जरूरत होता है तो एडमिक्सचर हम लोग डालते हैं। ये जो एग्रीगेट था वो दो तरह का था, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट। तो हमने क्या देख लिया कि सर सीमेंट पे कौन कौन सा टेस्ट करेंगे, हमने क्या देख लिया एग्रीगेट पे कौन कौन सा टेस्ट करेंगे, और वाटर के बारे में बस इतना आपको जानना है कि सर जो पोर्टेबल वाटर था वो हम लोग यूज कर सकते हैं। एडमिक्सचर के बारे में हम लोग पूरा डेप्थ में पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में आगे एडमिक्सचर के बारे में सीमेंट एडिटिव्स कर करके, कंक्रीट एडिटिव्स कर करके एक टॉपिक है, वहां पे हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। आज से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो आपके सिलेबस का सेकंड टॉपिक है, जो कि नाम क्या है उसका, तो नाम है प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट। उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम बात करें प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट का, तो प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट मींस क्या कि सर हम लोग कंक्रीट को कैसे बनाएंगे। अब कंक्रीट को कैसे बनाएंगे उससे पहले हमको ये जानना चाहिए कि कंक्रीट होता क्या है, और उसके साथ साथ हम लोग को ये देखना है कि कंक्रीट कितने टाइप का होता है। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे कंक्रीट के डिफिनीशन का, उसके बाद हम लोग देखेंगे कंक्रीट के क्लासिफिकेशन, और उसके बाद फिर हम लोग आएंगे प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट में। तो अगर हम बात करें कंक्रीट के डिफिनीशन का, तो सबको पता है कि सर कंक्रीट क्या होता है। तो कंक्रीट एक मिक्सचर है किसका, सीमेंट का, कोर्स एग्रीगेट का, फाइन एग्रीगेट का, वाटर का, और अगर रिक्वायर्ड है तो उसमें एडमिक्सचर का। तो यही चीज यहाँ पे भी लिखा गया क्या कि कंक्रीट इज ए मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल। अब बाइंडिंग मटेरियल मतलब सीमेंट। जनरली हम लोग जब कंक्रीट बनाते हैं तो अब किसका बात करते हैं, सीमेंट का ही बात करते हैं, बट बाइंडिंग मटेरियल के रूप में आप सीमेंट के साथ साथ लाइम का भी यूज कर सकते थे। तो वही लिखा गया कि बाइंडिंग मटेरियल सच एज लाइम और सीमेंट, बट नाउ इट इज वी ओनली यूज सीमेंट। तो वही लिखा गया है कंक्रीट इज द मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल सच एज लाइम और सीमेंट, बेल ग्रेडेड कोर्स एग्रीगेट, इसमें क्या आ गया, कोर्स एग्रीगेट आ गया, एंड बेल ग्रेडेड फाइन एग्रीगेट, उसमें फाइन एग्रीगेट आ गया, उसके साथ साथ उसमें वाटर आ गया, एंड सम एडमिक्सचर्स, और क्या आ गए, एडमिक्सचर्स आ गए। तो ये आपका कंप्लीट डिफिनीशन हुआ किसका, कंक्रीट का, कि कंक्रीट क्या है मेरा, तो कंक्रीट इज द मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल सच एज लाइम और सीमेंट, बेल ग्रेडेड कोर्स एग्रीगेट, बेल ग्रेडेड फाइन एग्रीगेट एंड वाटर। अगर उसके साथ लिखेंगे कि ऑल्सो इफ रिक्वायर्ड देन बी एड सम एडमिक्सचर एज वेल। तो वही चीज यहाँ पे लिखा गया है, कंक्रीट इज द मिक्सचर ऑफ बाइंडिंग मटेरियल सच एज लाइम एंड कंक्रीट, बेल ग्रेडेड कोर्स एग्रीगेट एंड फाइन ग्रेडेड कोर्स एग्रीगेट, फाइन ग्रेडेड एग्रीगेट, वाटर एंड सम एडमिक्सचर्स। अगेन अब हम लोग आ जाते हैं किस पे, क्लासिफिकेशंस ऑफ कंक्रीट पे। तो अगर हम बात करें जो मेरा कंक्रीट है उसके क्लासिफिकेशन का, तो क्लासिफिकेशन का अलग अलग क्राइटेरिया होता है। उन सारे क्राइटेरिया को अब हम लोग वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि बेस्ड ऑन द सीमेंटिंग मटेरियल। तो अभी हमने देखा था कि आइदर सीमेंटिंग मटेरियल आपका लाइम हो सकता है, या आइदर आपका सीमेंटिंग मटेरियल सीमेंट हो सकता है। तो अगर आप सीमेंटिंग मटेरियल के रूप में, अगर आप बाइंडिंग मटेरियल के रूप में, तो यहाँ पे सीमेंटिंग से ज्यादा बेटर होगा कि आप लिख लीजिए बेस्ड ऑन द बाइंडिंग मटेरियल। तो अगर आप बाइंडिंग मटेरियल के रूप में अगर आप सीमेंट यूज कर रहे हो तो उसको हम लोग बोल देंगे सीमेंट कंक्रीट। अगर बाइंडिंग मटेरियल के रूप में अगर आप लाइम यूज कर रहे हो तो उसको हम लोग बोल देंगे लाइम कंक्रीट। तो आपका क्या हो गया कि सर बाइंडिंग मटेरियल के बेसिस पे, सीमेंटिंग मटेरियल के बेसिस पे हमारा जो कंक्रीट हुआ वो दो तरह का हो गया, एक हो गया सीमेंट कंक्रीट, दूसरा हो गया लाइम कंक्रीट। नेक्स्ट आते हैं, उसके बाद हमने क्या बोला कि बेस्ड ऑन द अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, हम लोग कौन सा इंग्रेडिएंट्स कितने अमाउंट में यूज कर रहे हैं, उसका कितना परसेंटेज है, कितना मात्रा है, उसके बेसिस पे हमने सीमेंट को अलग अलग पार्ट में बांटा है। यहाँ पे हम लोग मेनली जो बात कर रहे हैं कंक्रीट का, तो कंक्रीट में हम लोग कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स का बात करेंगे, तो कंक्रीट में हमारे पास इंग्रेडिएंट रहेगा क्या क्या, तो एक रहेगा सर सीमेंट, क्योंकि हम लोग मोस्टली यूज करते हैं सीमेंट कंक्रीट, इसलिए बाइंडिंग मटेरियल के रूप में अब हम लोग सीमेंट रख लेंगे। सीमेंट के बाद आपके पास आ जाता है क्या, एग्रीगेट्स। एग्रीगेट्स में कौन कौन सा, तो बेल ग्रेडेड कोर्स एग्रीगेट, एक आपके पास कोर्स एग्रीगेट रहेगा, दूसरा आपके पास क्या रहेगा, फाइन एग्रीगेट। तो यहाँ पे हम लोग बस बात करते हैं सीमेंट का, फाइन एग्रीगेट का, और किसका, कोर्स एग्रीगेट के रेशियो का। तो अगर आप सीमेंट, जब भी हम लोग बात करते हैं तो जनरली सीमेंट को हम लोग यूनिटी मान लेते हैं, और सीमेंट को यूनिट मानने के बाद हम लोग इसी के कंपेयर में बताते हैं कि मेरा फाइन एग्रीगेट मींस बालू कितना है, और इसी के कंपैरिजन में बताते हैं कि मेरा कोर्स एग्रीगेट मींस गिट्टी कितना है। तो अगर आप सीमेंट को लिए हो 1, और फाइन एग्रीगेट को लिए हो कितना 4, और कोर्स एग्रीगेट को लिए हो कितना 8, हमेशा याद क्या रखना है कि अगर फाइन एग्रीगेट आपका x रहेगा तो कोर्स एग्रीगेट हमेशा 2x रहता है जनरली।
ठीक है। जनरली जब आप देखिएगा तो यही रेशियो रहता है किसका, जो हमारे पास नॉमिनल मिक्स है उसमें एक्स जो फाइन एग्रीगेट है और जो कोर्स एग्रीगेट का रेशियो है हमेशा ट्वाइस रहता है। अगर ये एक्स रहेगा तो कितना रहेगा, 2x रहेगा जनरली, ठीक है। नॉमिनल मिक्स का बात करें, अगर हम डिजाइन मिक्स का बात करेंगे तो उसमें अलग अलग हो सकता है, उसके बारे में भी हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि सर अगर सीमेंट मेरा 1 है, फाइन एग्रीगेट 4 है, कोर्स एग्रीगेट 8 है। उसी तरह से अगर सीमेंट मेरा 1 रहता, फाइन एग्रीगेट को हम लोग 3 कर देते, कोर्स एग्रीगेट कितना हो जाता, 6 हो जाता। अगर सीमेंट मेरा 1 है, अगर हम लोग फाइन एग्रीगेट को रख देते हैं कितना, फाइन एग्रीगेट को रख देते हैं 2, तो ये कितना हो जाएगा 4। अगर हमारे पास सीमेंट 1 है, अगर हम लोग फाइन एग्रीगेट को रख दे रहे हैं 1.5, तो ये कितना हो जाएगा, इसका ट्वाइस 3। इसको अगर हम लोग रख रहे हैं 1, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो आपको याद कैसे रखना है, तो आपको याद ऐसे रखना है कि 1, 3 और 6 मिल करके कितना हो गया सर, तो 6, 3, 9 और 1, 10। तो इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, M10। अब ये M10 क्या है वो समझिएगा। M यहाँ पे जो डिफाइन करता है, जो डिनोट करता है, उसको बोल देते हैं मिक्स। मींस आपने कंक्रीट के लिए इन सारे मटेरियल्स का मिक्सअप किया है, सीमेंट का, फाइन एग्रीगेट का और कोर्स एग्रीगेट का। यहाँ पे जो आपका 10 है वो बताता है किसको, तो वो बताता है सर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। किसको बताता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ भी कितना सर, तो अगर 150 के मोल्ड को 150 का क्यूबिकल मोल्ड ले रहे हो और इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अगर आप 28 डेज बाद अगर आप देखोगे तो इससे जो स्ट्रेंथ आएगा वो कितना आ जाएगा, तो वो आ जाएगा 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 10 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो ये 10 आपको बताता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को, m बताता है मिक्स को। तो यहां से हमने क्या देखा कि 148 इसको हम लोग बोल देते हैं, अगर इसको M10 बोल दे रहे हैं तो इसको हम लोग बोल देते हैं M5। क्या बोल देते हैं, M5। और 124 को हम लोग क्या बोल देते हैं, चलिए मैं इधर लिखते जाता हूँ, ये M10 हो गया। तो M10 5 से बढ़ रहा है तो 5 10, तो ये कितना हो जाएगा M15। अगर 1 1.5 3 का बात करें तो कितना हो जाएगा M20। अगर 1 1 2 का बात करें तो ये कितना हो जाएगा M25। तो ये सारा ग्रेड का नाम आपको याद रखना है। तो हमने क्या देखा कि सर ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ इंग्रेडिएंट्स कि मेरा सीमेंट कितना है, फाइन एग्रीगेट कितना है, कोर्स एग्रीगेट कितना है, इसके बेसिस पे भी हमने कंक्रीट को अलग अलग बांट दिया। एक को बोल रहे हैं M10, एक को बोल रहे हैं M15, एक को बोल रहे हैं M20, एक को बोल देते हैं M25। हम लोग M5 भी यूज करते हैं बट जनरली कंस्ट्रक्शन में उसको अवॉइड किया जाता है क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रेंथ उसका कम है, 5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। बस उसको हम लोग फिलिंग के लिए भी यूज करते हैं, अब तो फिलिंग के लिए भी यूज नहीं करते। तो मेनली आपको याद रखना क्या कि 4 तरह का ऑन द बेसिस ऑफ इंग्रेडिएंट्स हमने बांट दिया। अगेन याद क्या रखना है कि एम किसको डिनोट करता है, सर एम डिनोट करता है मिक्स को, और ये जो 10 है वो बताता है किसको, तो सर वो बता देता है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को। और कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितने दिनों के बाद सर, तो याद रखना है कितना, 28 डेज के बाद। अब ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए हमने टेस्ट कौन सा किया है, तो क्यूब टेस्ट किया है। क्यूब टेस्ट किसका, कंक्रीट का। और इसका डायमेंशन कितना था सर, तो 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm इसका डायमेंशन था। तो ये तीनों चीज आपको याद रखना है। बाकी जब हम लोग टेस्ट पढ़ेंगे कंक्रीट का तो उसमें इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये मेरा दूसरा क्लासिफिकेशन हो गया। अब बात करते हैं किसका, तीसरा क्लासिफिकेशन का। तो तीसरा जो आपका क्लासिफिकेशन है वो किसके बेसिस पे है, तो बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ। या तो आप बोल दीजिए कि कितना आपको कंक्रीट से स्ट्रेंथ मिल रहा है, या फिर इसी को हम लोग बोल देते हैं क्या, बेस्ड ऑन द ग्रेड ऑफ सीमेंट। तो इसके बेसिस पे भी हमने क्या किया है कि कंक्रीट को 3 पार्ट में बांटा है। एक को हम लोग बोल देते हैं क्या, लो स्ट्रेंथ कंक्रीट, एक को बोल देते हैं मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट, और एक को बोल देते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। अगर बात करते हैं लो स्ट्रेंथ कंक्रीट का, तो इसमें जो आपको स्ट्रेंथ देखने को मिलता है वो लेस देन 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होता है। अगर बात करते हैं मीडियम स्ट्रेंथ कंक्रीट का, तो इसमें जो आपको स्ट्रेंथ मिलता है वो 20 टू 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर मिलता है। अगर हम लोग बात करते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट का, तो इसमें जो आपको स्ट्रेंथ मिलता है वो 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज्यादा मिलता है। तो अगर आपका स्ट्रेंथ जो है वो 20 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से कम है, उसको बोल देंगे लो स्ट्रेंथ। अगर आपका जो स्ट्रेंथ है वो 20 से 40 न्यूटन एमएम स्क्वायर के बीच में है, तो उसको बोल देंगे मीडियम स्ट्रेंथ। और अगर जो आपको स्ट्रेंथ मिल रहा है वो 40 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर से ज्यादा मिल रहा है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो हमने 3 क्लासिफिकेशन देख लिया। सबसे पहले कि सीमेंटिंग मटेरियल या बाइंडिंग मटेरियल क्या है, अगर सीमेंट होगा तो सीमेंट कंक्रीट, अगर लाइम होगा तो लाइम कंक्रीट। उसके बाद हमने देखा कितने प्रोपोर्शन में हम लोग मटेरियल को, उसके इंग्रेडिएंट को मिक्स कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे M5 M10 M15 M20 M25 कर लिए हैं। अब नाउ इट इज सिर्फ हम लोग 4 ही तरह का पढ़ते हैं, M10 से लेकर के M25 तक।
नेक्स्ट हमने देख लिया क्या कि बेस्ड ऑन द ग्रेड ऑफ सीमेंट, सीमेंट के ग्रेड पे बेसिस पे हमने तीन तरह का पढ़ लिया, लो स्ट्रेंथ, मीडियम स्ट्रेंथ और हाई स्ट्रेंथ। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्या कि बेस्ड ऑन द बल्क डेंसिटी, आपका जो कंक्रीट बन रहा है उसका बल्क डेंसिटी कितना है। अगर जो हमने कंक्रीट तैयार किया है, अगर उसका जो बल्क डेंसिटी है वो 500 केजी पर मीटर क्यूब से अगर ज्यादा है, सॉरी उसको बोल देते हैं एक्स्ट्रा लाइट। क्या बोला जा रहा है कि सॉरी, अगर 500 केजी पर मीटर क्यूब से कम है तो उसको बोल देंगे एक्स्ट्रा लाइट, बहुत ही हल्का आपका कंक्रीट है। तो एक्स्ट्रा लाइट कंक्रीट हम लोग किसको बोल देंगे, अगर उसका बल्क डेंसिटी 500 केजी पर मीटर क्यूब से कम हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं किसका, लाइट किसको बोल देंगे, तो देखिए एक्स्ट्रा लाइट से थोड़ा सा भारी होगा वो, उसमें बल्क डेंसिटी कितना आ जाएगा, तो 500 से लेकर के 1800 केजी पर मीटर क्यूब के बीच में आएगा, उसको हम लोग बोल देंगे लाइट कंक्रीट। अगर बात करते हैं डेंस कौन सा हो जाएगा, तो डेंस बोल देंगे 1800 से लेकर के अगर 2500 केजी पर मीटर क्यूब के बीच में आएगा, उसको बोल देंगे डेंस कंक्रीट। और अगर आपका बल्क डेंसिटी जो है वो 2500 केजी पर मीटर क्यूब से भी ज्यादा है तो उसको हम लोग बोल देते हैं सुपर हैवी कंक्रीट। तो ये आपके पास चार तरह का क्लासिफिकेशन हो जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बल्क डेंसिटी। तो बल्क डेंसिटी पे हमने क्लासिफिकेशन देख लिया। नेक्स्ट जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ क्यूरिंग, ठीक है, आप कहां पे कंक्रीट को बना रहे हो, उसका प्लेस कौन सा है, उसका जगह कौन सा है, उसके बेसिस पे हम लोग कंक्रीट को दो तरह को बोल देते हैं। एक को बोल देते हैं क्या, कास्ट इन सीटू, और दूसरे को बोल देते हैं प्री कास्ट। मींस क्या कि अगर आपका जो साइट है, जो लोकेशन है, वहीं पे अगर कंक्रीट को हम लोग बना रहे हैं तो उसको हम लोग बोल देंगे कास्ट इन सीटू कंक्रीट। और अगर आपके पास कंक्रीट का जो प्लांट है वो कहीं और है और वहां से ट्रांजिट मिक्सचर के थ्रू अगर कंक्रीट आपके साइट पे पहुंच रहा है तो उसको बोल देते हैं हम लोग प्री कास्ट कंक्रीट। मींस साइट मेरा यहाँ है और कंक्रीट कहीं और से बन करके आ रहा है तो इसको हम लोग बोल देते हैं प्री कास्ट कंक्रीट। तो कंक्रीट दो तरह का ऑन द बेसिस ऑफ क्या, प्लेस ऑफ कंस्ट्रक्शन, प्लेस ऑफ बैचिंग या प्लेस ऑफ क्यूरिंग। तो कंक्रीट कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है उसके बेसिस पे दो तरह का कंक्रीट, कास्ट इन सीटू और प्री कास्ट कंक्रीट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, तो क्लासिफिकेशन हो गया और उसके साथ साथ डिफिनीशन हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं टॉपिक पे। तो अब हमारा टॉपिक जो है वो प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट, कैसे हम लोग कंक्रीट को प्रोडक्शन करते हैं उसके बारे में। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कैसे कौन को सबसे पहले बैचिंग करेंगे, बैचिंग करने के बाद उसका मिक्सिंग करेंगे, तो ऐसे ही कैसे कैसे मिक्स करेंगे, मिक्स करने के बाद उसको कैसे प्लेस करेंगे, कैसे क्या क्या करेंगे, वो सारा जो स्टेप है वो सारे स्टेजेस को हम लोग अब डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं किसका, तो प्रोडक्शन ऑफ कंक्रीट के बारे में। तो अब हम लोग देखते हैं क्या कि जो हमारा सीमेंट प्रोडक्शन है उसमें हम लोग कौन कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, उन सारे ऑपरेशंस का नाम देखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या देखिएगा कि सर अगर हम लोग बात करते हैं कंक्रीट बनाने के लिए, तो कंक्रीट बनाने के लिए जो आपके पास इंग्रेडिएंट्स चाहिए, क्या चाहिए, जो भी इंग्रेडिएंट्स चाहिए, इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं, तो इंग्रेडिएंट्स आपके पास हो जाते हैं सबसे पहले क्या, सीमेंट। जनरली तो हम लोग सीमेंट ही यूज करते हैं सीमेंटिंग मटेरियल के रूप में, बाइंडिंग मटेरियल के रूप में। उसके बाद आपके पास चाहिए क्या, फाइन एग्रीगेट। उसके बाद चाहिए क्या, कोर्स एग्रीगेट। उसके बाद क्या चाहिए, वाटर। तो वाटर तो इजीली अवेलेबल है, मेनली आपके पास ये तीन मटेरियल चाहिए, सीमेंट, कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट। तो क्या बोला जा रहा है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि एक आपके पास सिलो होगा, एक जगह आप सीमेंट इकट्ठा करेंगे, एक जगह आप फाइन एग्रीगेट इकट्ठा करेंगे, एक जगह आप कोर्स एग्रीगेट इकट्ठा करेंगे। तो ये जो आप इकट्ठा कर रहे हो उसके बाद इनको कितना आपको यूज करना है, उसको जो आप साइड पर लेकर के आ रहे हो वो साइड पे कैसे मिला रहे हो, वही चीज आपका क्या कहला रहा है, बैचिंग कहला रहा है। तो तीनों मटेरियल के कितना वेट, कितना वॉल्यूम आप मिक्स कर रहे हो, वही चीज आपका क्या कहलाएगा, बैचिंग कहलाएगा। अब बैचिंग करने के बाद इसमें आप क्या करते हो कि फिर सबको एक जगह लेकर के आए, जहां पे मेरा कंक्रीट तैयार करना है वहां पे सबको मिलाएंगे, मिलाने के बाद उसमें पानी डालेंगे, पानी डालने के बाद उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, तो वो किस में आ जाएगा, मिक्सिंग में आ जाएगा। तो पहला बैचिंग हो गया, दूसरा हमारा मिक्सिंग हो गया। मिक्सिंग करने के बाद जो मेरा कंक्रीट है वो कंक्रीट तैयार हो गया। अब तैयार होने के बाद जो भी जहां पे भी कंक्रीट का जरूरत होगा वहां पे आप लेकर के जाओगे, उसको ट्रांसपोर्ट करोगे। तो नेक्स्ट आपके पास कौन सा ऑपरेशन हो जाएगा, तो नेक्स्ट ऑपरेशन आपका हो जाता है ट्रांसपोर्टिंग। ट्रांसपोर्टिंग मतलब क्या कि एक जगह से दूसरी जगह तक कंक्रीट को हम लोग लेकर के जा रहे हैं। अब जहां पे आपका साइट था, आप कंक्रीट लेकर के वहां पे पहुंच गए हो, तो अब उसको क्या करोगे, आप उसको वहां पे प्लेस कर दोगे। तो नेक्स्ट जो आपके पास ऑपरेशन आएगा उसको हम लोग बोल देते हैं प्लेसिंग। तो नेक्स्ट ऑपरेशन हमारे पास क्या आ गया, प्लेसिंग आ गया। अब जहां पे आपको प्लेस करना था, प्लेस हमने कर दिया। अब उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसको कॉम्पैक्ट करते हैं। अब कॉम्पैक्ट करने से क्या होगा कि जो भी उसके अंदर का जो भी एयर वॉइड्स होंगे, क्योंकि आप जब मिक्स कर रहे होंगे, जब आप उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे होंगे, ट्रांसपोर्ट करने के बाद जब आप उसको प्लेस कर रहे होंगे साइट पे, तो उसमें कहीं ना कहीं एयर इंटरप्ट हो जाता है, एयर वॉइड्स आ जाता है।
और अगर आपके कंक्रीट में एयर वाइट्स रह गए तो वो आपके स्ट्रेंथ को बहुत कम कर देता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं उसका, तो उसको हम लोग क्या कर देते हैं कि आइदर वाइब्रेशन से या फिर दूसरे मेथड से हम लोग उसको कॉम्पैक्ट करते हैं, और कॉम्पैक्ट करके जो एयर वाइट्स अंदर है उसको हम लोग बाहर निकालते हैं। तो नेक्स्ट मेथड जो आपके पास आ जाता है उसको हम लोग बोल देते हैं कॉम्पैक्शन। कॉम्पैक्शन करने के बाद अब आपका जो भी मोल्ड होगा उस मोल्ड में आपने कंक्रीट को प्लेस कर दिया, अब उसमें स्ट्रेंथ आ जाएगा, वो अपने आप को सॉलिडिफाई कर जाएगा, उसके अंदर प्लास्टिसिटी आ जाएगा, वो अपने शेप को रिटेन कर लेगा। रिटेन करने के बाद धीरे धीरे उसके अंदर अब आपका क्या होगा, हीट ऑफ हाइड्रेशन निकलते रहेगा। अब हीट ऑफ हाइड्रेशन उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, वो अपने स्ट्रेंथ को बना रहा है, वो मजबूत होते जा रहा है। तो अब आपको उसको क्या देना होगा, पानी देना होगा, क्योंकि आपको पता है इनिशियली तो आपने पानी मिलाया, पानी मिलाते के साथ ही सीमेंट और पानी का आपका केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो गया। अब उसके बाद आपने जो भी कॉम्पैक्शन वगैरह करना था, जिस भी प्रॉपर मोल्ड में आपको जिस भी शेप में देना था उस शेप में आपने दे दिया। अब धीरे धीरे आपका C3S और C2S जो है उसका रिएक्शन होता रहेगा। अब C2S आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जैसे ही ये पानी के साथ रिएक्शन करते रहेगा तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि एक आपके पास केमिकल रिएक्शन हो जाता है जो कि एक्सोथर्मिक होता है। उसके साथ साथ क्या होता है कि हीट ऑफ हाइड्रेशन यहाँ से निकलता है। तो हीट ऑफ हाइड्रेशन क्या करेगा, जितना भी पानी रहेगा उस पानी को एवोपरेट कर देगा। अब पानी को एवोपरेट कर देगा मतलब आप उसको और ज्यादा पानी चाहिए, तो और ज्यादा पानी के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्यूरिंग करते हैं। अगर हम लोग क्यूरिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है कि उसमें हमारा क्या आ जाए, क्रैक आ जाए। अब क्यूरिंग करने के बाद फिर अगर आपको उसके ऊपर से आपको प्लास्टर करना है, आप प्लास्टर कर सकते हो। उसके ऊपर आपको टाइल्स टाइल्स लगाना है, आप टाइल्स लगा सकते हो। मतलब आपका ऑर्नामेंट कैसे, उसको दिखना कैसा है, उसका अपीयरेंस कैसे रखना है, उसके लिए आप उसका क्या करते हो, फिनिशिंग करते हो। तो यही हमारे पास टोटल 7 प्रोसीजर होता है किसका, मैन्युफैक्चरिंग का। सबसे पहले बैचिंग, उसके बाद मिक्सिंग, उसके बाद उसका ट्रांसपोर्टिंग, उसके बाद उसका प्लेसिंग, प्लेसिंग के बाद कॉम्पैक्शन, कॉम्पैक्शन के बाद क्यूरिंग, क्यूरिंग मतलब पानी देना, पानी देने के बाद आपको उसको फिनिश करना होता है। तो ये 7 प्रोसेस होता है। एक एक कर करके हम लोग सारे प्रोसेस को देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्या, बैचिंग। बैचिंग मतलब क्या कि सर कितना सीमेंट लग रहा है, कितना कोर्स एग्रीगेट लग रहा है, कितना फाइन एग्रीगेट लग रहा है, उसको आपको लेकर के जाना है ताकि आप उसको अच्छे से मिक्स कर सको। तो वो जो हमारे पास कितना अमाउंट में जाएगा, अब उसमें गलती जो आप मैक्सिमम कर सकते हो तो वो कितना होना चाहिए, तो ±3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो वही लिखा गया है बैचिंग में क्या कि एग्रीगेट सीमेंट एंड वाटर मेजर्ड विथ एक्यूरेसी ऑफ ±3% ऑफ बैच क्वांटिटी। जितना आपको मिलाना है उसमें जो आप गलती कर सकते हो ±3% का ही कर सकते हो। बैचिंग से बस आप ये समझ लीजिए कि आपके पास सीमेंट है, आपके पास एक बालू है मीन्स फाइन एग्रीगेट है, आपके पास गिट्टी है मतलब कोर्स एग्रीगेट है। इन सब को कैसे कैसे आपको मिक्स करना है, कितना अमाउंट में कौन जाएगा, कैसे उसको आप नापिएगा, यही आपका क्या कहला रहा है, बैचिंग कहला रहा है। तो ये जो हमारे पास बैचिंग करने का हमारे पास 2 तरीका होता है। आइदर हम लोग वॉल्यूम के हेल्प से नाप लेते हैं, आइदर हम लोग वेट के हिसाब से नाप लेते हैं। आइदर हम लोग उसको वॉल्यूम के हिसाब से नाप लेते हैं, आइदर उसको हम लोग वेट के हिसाब से नाप लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम बैचिंग में, तो आप लोग देखे होंगे कि अगर गांव में कहीं पे भी घर बन रहा होता है तो एक टीन होता है, उसी टीन से हम लोग एक टीन, 2 टीन, 3 टीन ऐसे कर कर करके हम लोग ले लेते हैं। तो आखिर वो क्या है, तो वो एक तरह से आपके पास एक स्टैंडर्ड पॉट है, जिसको स्टैंडर्ड पॉट है, उसी पॉट को हम लोग क्या बोल देते हैं, गेज पॉट बोल देते हैं। अब उसी पॉट के हिसाब से कितना सीमेंट जाएगा, कितना बालू जाएगा, कितना आपके पास गिट्टी जाएगा, वो हम लोग मेजर कर लेते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आता है क्या कि सर अगर हमारे पास वॉल्यूम बैचिंग हो, इसका मतलब तो सब हमको वॉल्यूम के लेना है। लेकिन यहाँ पे भी आपको याद रखना है क्या कि यहाँ पे भी जो हम लोग सीमेंट लेते हैं वो सीमेंट हम लोग बाय वेट ही लेते हैं। चाहे आपके पास वॉल्यूम बैचिंग हो, चाहे आपके पास वेट बैचिंग हो, दोनों में जो हम लोग सीमेंट यूज करते हैं, सीमेंट यूज करते हैं बाय वेट ही हम लोग यूज करते हैं, उसको हम लोग बाय वॉल्यूम यूज नहीं करते हैं। और सीमेंट के 1 बैग का अगर हम लोग बात करें तो सर जो सीमेंट का मेरा 1 बैग होता है उसका वजन होता है कितना, वो 50 केजी का होता है। अगर वॉल्यूम के टर्म में बात करें तो 35 लीटर अप्रोक्सीमेटली उसका वॉल्यूम होता है। बट सीमेंट को हम लोग हमेशा बाय वेट ही लेते हैं, चाहे वो वॉल्यूम बैचिंग हो चाहे वो वेट बैचिंग हो। तो हमने वॉल्यूम बैचिंग में क्या देखा कि सर अगर कोई भी छोटा मोटा काम हो रहा होगा तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, जितना भी इंग्रेडिएंट्स है, जितना भी मटेरियल है, हम लोग कोई भी एक डब्बा से उठा करके ले करके और मिला लेते हैं। तो वही लिखा गया है क्या कि इट इज रिकमेंडेड फॉर अ स्मॉल जॉब, ये छोटे काम के लिए किया जाता है। अगेन क्या लिखा गया, अ स्टैंडर्ड बॉक्स कॉल्ड गेज बॉक्स इज यूज्ड, हम लोग इसके लिए कोई एक स्टैंडर्ड बॉक्स को यूज करते हैं। अगेन क्या लिखा गया कि इस केस में जो बल्किंग ऑफ सैंड होता है, क्या होता है बल्किंग ऑफ सैंड, इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। तो क्या बोलते हैं
करेक्शन फॉर बल्किंग ऑफ सैंड इज टू बी डन, इसमें जो भी बल्किंग ऑफ सैंड होता है उसको भी हम लोग करेक्शन कर लेते हैं। ये आपके पास क्या हो गया, वॉल्यूम बैचिंग हो गया। अगेन याद के रखना है कि वॉल्यूम बैचिंग में भी जो हम लोग सीमेंट लेते हैं बाय वेट ही लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, उसको हम लोग बोल देते हैं क्या, वेट बैचिंग। तो इस बार जो हम लोग सामान लेंगे वो वजन के हिसाब से लेंगे। तो इसमें क्या लिखा गया है, इट इज रिकमेंडेड फॉर ऑल इंपॉर्टेंट वर्क्स। ये क्या होता है कि जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क्स होते हैं उसके लिए हम लोग वेट बैचिंग का यूज करते हैं। अगेन क्या बोला जा रहा है, इसमें चाहे सीमेंट हो, चाहे आपका फाइन एग्रीगेट हो, चाहे आपके पास कोर्स एग्रीगेट हो, चाहे आपके पास पानी हो, सबको हम लोग बाय वेट ही लेते हैं। ये आपके पास क्या हो जाता है, वेट बैचिंग। ये ज्यादा एक्यूरेट आपको रिजल्ट देता है। तो ये आपके पास क्या था, बैचिंग था। अब अगले क्लास में आएंगे तो बाकी जो हमारे पास इसके 6 और जो मेथड्स बचे हुए हैं, या 6 जो और बोल सकते हैं, 6 जो और स्टेजेस बचे हुए हैं, उन सारे ऑपरेशंस के बारे में हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले क्लास में।